KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Naula Khan. Welcome back to our 40-day crash course for your board examination. इस कोर्स के अंदर हम पूरी की पूरी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस होलिस्टिकली कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल. तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं सो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें आपको हमारे सारे कोर्सेज के लेक्चर्स के लिंक और प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे. और अगर आपने अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं सो प्लीज लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे हम आपके लिए डेली क्विजेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, करंट अफेयर्स और लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सीयूईटी और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले आएगी. तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी आप सबसे पहले उससे वाकिफ रहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम. अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ्स और फ्री मटेरियल को एक्सेस करना है सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप और क्लास प्लस ऐप. अगर आप iOS यूजर है तो आप लॉग इन करिए, अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे सो यू कैन गेट एक्सेस to all the PDFs of all the lectures. Along with that, you can get free material in terms of sample papers, mock papers, previous year papers. तो ये absolutely free है. और अगर आप फ्री मटेरियल पे क्लिक करके कोर्स चूज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस एंड टेस्ट आपको absolutely free of cost मिलेगा. So what you guys are waiting for? अभी के अभी अपना एप्पल स्टोर, अपना प्ले स्टोर खोलिए और आप हमारा डाउनलोड करिए. सो इन द लास्ट लेक्चर्स हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, चैप्टर 2 कंप्लीट करा. लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 ऑफ किनशिप, कास्ट एंड क्लास करा. इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू पार्ट 2. आगे क्या होगा किनशिप, कास्ट, क्लास में ये देखते हैं. सो लास्ट लेक्चर में हमने वर्ण के बारे में देखा कि कुछ ऑक्यूपेशंस थे जो सिर्फ वर्ण के लिए थे. जाति का स्प्रेड कैसे हुआ, कैसे ब्राह्मण्स ने सिमिलर ऑक्यूपेशन, सिमिलर कॉमननेस के बेसिस पे जाति को डिवाइड करा और उस जाति के रूल्स को कैसे ब्रेक करा था लोगों ने. तो अब हम देखते हैं वर्ण सिस्टम का इंटीग्रेशन कैसे हुआ. सो वर्ण सिस्टम सब कॉन्टिनेंट में सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्राइबल पीपल वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज. ये और थी, अनसिविलाइज थी और एनिमल लाइक पीपल दे वर नोन एज द फॉरेस्ट ड्वेलर्स. सो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन वर्ण सिस्टम से दूर थे, उसमें फिट नहीं हुए एंड वो क्या प्रैक्टिस करते थे, इनकी सिविलाइजेशन और थी. ये एनिमल लाइक पीपल थे और इनको फॉरेस्ट ड्वेलर्स का नाम दिया गया है. Those who could not be easily accommodated within the framework of settled agriculturists or those who spoke non-Sanskrit language, उनको मिलिशियाज बोला गया और इनको हम नहीं देखते थे. They were looked as downtrodden part of the society. There was sharing of ideas and beliefs between the people of higher Varna and forest dwellers. The nature of relations is evident in some stories in the Mahabharata. So कहीं ना कहीं इन आइडियाज, बिलीव्स बिटवीन द पीपल ऑफ हायर वर्न एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनके अंदर कहीं ना कहीं इनके आइडियाज शेयर कर रहे थे, लेकिन इनके जो रिलेशंस थे ये हमें महाभारत की स्टोरीज से पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल एकलव्य की बात करें, एकलव्य ही वाज अ फॉरेस्टर हु नेवर गोज टू द बैटल बट उनको आर्चरी, तीरंदाजी सीखनी थी किससे, द्रोणाचार्य से. फिर भीमा, वन ऑफ द 5 पांडव्स, ही मैरिड टू हिडिंबा. हिडिंबा कौन थी, एक राक्षसनी थी. तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस हमें महाभारत के स्टोरीज से पता चलते हैं और इन्होंने शादी करी और इन्होंने एक बेबी भी बॉर्न किया था. देन सबऑर्डिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, एज ब्राह्मण्स कंसिडर्ड सम पीपल आउटसाइड द सिस्टम, they also develop a sharper social divide by classifying certain social categories और उन categories का नाम दिया उन्होंने untouchables, अछूत. So those who considered themselves pure, Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas, ये क्या थे, ये अपने आप को प्योर कंसिडर कर रहे
थे. So they avoided taking food from they designated as untouchables, जिनको अछूत का इन्होंने नाम दिया, उनसे ये फूड और पानी बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. Some of the activities of untouchables were regarded as particularly polluting, कि अगर तुम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो untouchables तो ये दूषित है, ये polluting है, you're not supposed to do this. And these included handling corpses and dead animals. अगर तुम corpses को, dead animals को उठा रहे हो, उनको handle कर रहे हो, तो these activities are polluting for you. And those who perform such tasks, और इनको क्या बोला जाता था, चंडाल्स का नाम दिया जाता था. एंड दे वर प्लेस्ड एज द बॉटम ऑफ द हायरार्की. तो ये हायरार्की है जिसमें बॉटम में ब्राह्मण हैं, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड द शूद्रास, और ये आ जाते हैं आपके अनटचेबल्स जिसमें चंडाल्स का नाम भी दिया गया है. I have a great news for all of you guys that we at KP Classes have launched our Udan batches and our Sarthi batch for you guys so that you can boost your CUET preparation in just 4,999 rupees. Yes, my friends, सिर्फ 4,999 रुपीज में आप अपनी पूरी की पूरी CUET प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं. और अगर आपको सिर्फ जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है, वो हमारा सारथी बैच आपको सिर्फ 2,999 रुपीज में मिलेगा, in which you can do your GT preparation as well. और ये जो कोर्सेज हैं आप हमारे ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं. स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो ये कोर्सेज आप एब्सोल्युटली इन जस्ट 4,999 परचेज कर सकते हैं. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, जॉइन अस, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, जॉइन आवर टेलीग्राम कम्युनिटी, ताकि कोई भी क्विजेज, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डेली लेक्चर्स, जो भी नोटिफिकेशन और अपडेट है आप से वाकिफ रहें. तो मनुस्मृति ने चंडाल की ड्यूटीज के बारे में मेंशन किया कि अगर आप चंडाल हो तो देयर आर सर्टेन ड्यूटीज दैट ओनली यू पीपल हैव टू परफॉर्म. तो कौन कौन सी ड्यूटीज थी? सबसे पहले उनको उस गांव के बाहर रहना जरूरी था, तो वो उस विलेज में नहीं रह सकते. वो कहाँ रहेंगे? विलेज के बाहर रहेंगे. they have to use discarded utensils. जो हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं, द फर्स्ट थिंग वर्णास, उन्होंने जो झूठे बर्तन छोड़ दिए वो अब यूज नहीं करते. वो बर्तन कौन यूज करेंगे? चंडाल्स यूज करेंगे. दे हैड टू वेयर द क्लोथ्स ऑफ द डेड, मरे हुए लोगों के कपड़े इनको पहनना जरूरी है. ये न्यू और फ्रेश क्लोथ्स बिल्कुल नहीं पहन सकते. दे हैड टू वेयर ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ आयरन, आयरन से बने गहने और ज्वेलरी इनको पहनना जरूरी है. अदर देन दैट ये कोई भी और मेटल के ज्वेलरी नहीं पहन सकते. दे कुड नॉट वॉक ऑन द विलेज एट नाइट, रात को इनको विलेज के अंदर जाना मना है, घूमना बिल्कुल मना है. दे हैड टू डिस्पोज ऑफ देयर बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज द एग्जीक्यूशनर्स. चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फायान जी ने उनके बारे में लिखा दैट अनटचेबल्स had a sound of a clapper in the streets so that people could avoid seeing them. तो ये क्या था? ये क्लैप करते थे इन द स्ट्रीट्स ताकि लोग इनको नहीं देख पाए. और हुआन ज़ैंग ने क्या बोला? ही ऑब्जर्व दैट एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटीज. तो ये एविडेंसेस हैं कि हुआन ज़ैंग और फायान जो चाइनीज ट्रैवलर थे, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उसको ऑब्जर्व करने के लिए आए थे, उनकी ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और काफी ऑप्रेशन ये लोग फेस करते थे. एंड दे वर ऑफन सप्रेस्ड बाय द higher levels in the hierarchy. So this question can come in as a 4 marker कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली चंडाल्स की कौन कौन सी ड्यूटीज थी जो ये इनको परफॉर्म करना जरूरी ही था. सोशल इम्प्लीकेशन एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड द स्टेटस. अब सोशल इम्प्लीकेशन एंड जो रिसोर्सेज और स्टेटस है वो कैसे डिवाइड हुआ? देन जेंडर्ड एक्सेस टू द पॉवर्टी. मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली द पैटर्नल एस्टेट, जो पापा की प्रॉपर्टी है, वो डिवाइड होगी इक्वली अमंग द सन्स आफ्टर डेथ ऑफ द पेरेंट्स. लेकिन सबसे ज्यादा शेयर किसको मिलेगा? एल्डर बच्चे को ही मिलेगा. सो वुमेन कुड नॉट क्लेम द शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज. अब यहाँ पे सिर्फ सन्स की बात करी जा रही थी, ओनली सन्स. यहाँ पे अगर आप बड़ी लड़की हो तो आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो.
So they were allowed to retain the gifts that they received on the occasion of their marriages as the Stridhan, but they could not be inherited by their children without the husband having claim on it. So उनको गिफ्ट्स रखना तो अलाउड था एज स्त्रीधन, तो वो गिफ्ट्स तो ये रख सकते थे, बट अगर ये इसकी बात करें तो ये कैसे इनहेरिट होगा विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट. मनुस्मृति ने वुमेन को वार्न भी किया अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट हस्बैंड्स परमिशन. हस्बैंड की परमिशन के बिना आप फैमिली की प्रॉपर्टी को नहीं एक्सेस कर सकते और अपनी चीजों को भी बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपको आपका हस्बैंड नहीं परमिट करा. लेकिन wealthy women such as Vakataka's Queen Prabhavati Gupta had property including the land. उनके पास थी, क्यों? क्योंकि वो अमीर थी. कुछ एपिग्राफिक और टेक्सचुअल एविडेंस सजेस्ट करते हैं that the upper class women had access to these resources. लेकिन कुछ टेक्स्ट ऐसे माने जाते हैं जो वेल्दी, जो रिच विमेन थी, वो वैल्यूएबल्स को बिना अपनी हस्बैंड की परमिशन से एक्सेस भी करती थी और यूज भी किया करती थी. So social differences between men and women were sharpened because of their difference in the access of resources. So basically इसको जेंडर एक्सेस क्यों बोला गया पॉवर्टी का? क्योंकि पॉवर्टी एक डिवीजन हमें मिलता है बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट. So women were considered as have nots, और स्पेशली अगर हम रूरल वुमेन की बात करें, ना उनको प्रॉपर्टी में रिसोर्सेस मिल रहे हैं, ना उनको प्रॉपर्टी का शेयर मिल रहा है, ना उनको घर की चीजें मिल रही हैं, और अगर मिल भी रही है तो उनको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर हम वेल्दी वुमेन की बात करें तो वेल्दी वुमेन और रूरल वुमेन, इवन वुमेन में भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन देखने को मिला कि वेल्दी वुमेन के पास तो एक्सेस था लेकिन रूरल वुमेन के पास वो प्रिविलेजेस नहीं थी जो वेल्दी वुमेन के पास देखी गई. अब वर्ण एंड एक्सेस टू द प्रॉपर्टी. ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अदर क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम द जेंडर के अलावा क्या था रिसोर्स को और रिसोर्सेस को एक्सेस करने का? दैट वाज वर्णा. तो वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन वर लिस्टेड फॉर मेन एंड द of the first three varnas. The only occupation prescribed for the shudras were servitude. तो शूद्रा का सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन था. सर्विट्यूड मीन्स जो बाकी के तीन वर्णा हैं उनको सर्व करना, उसके अलावा तुम कुछ भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण सैक्रिफाइसेस करेंगे, वेदास को पढ़ेंगे, क्षत्रिय वॉर्स लड़ेंगे, वैश्यास ट्रेड को प्रैक्टिस करेंगे एंड शूद्रास इन तीनों को ही सर्व करेंगे. उसके अलावा कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. So if these provisions were actually implemented, the wealthiest man would have been the Brahmins and the Kshatriyas. अगर बात करें, अगर ये इन प्रोविजंस को अगर अप्लाई किया गया तो सबसे ज्यादा अमीर कौन होते? ब्राह्मण और क्षत्रियास होते और पूरे शूद्रास होते. So Buddhist texts recognize that there were differences in the society but did not regard these as natural or inflexible. So they also rejected the ideas of claims to the status on the basis of the birth. So Buddhist texts की बात करें, वो वैसे भी वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, वर्ण सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं. बुद्धिस्ट की नजरों में एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल इज इक्वली हेल्डेड. तो वो क्या कहते हैं कि ये जो क्लेम्स है भाई, जो बर्थ के बेसिस पे तुम कर रहे हो, बिल्कुल गलत है, इसको तो तुम फॉलो ही मत करो. उसके बाद में who were generous in ancient Tamilakam were revered, whereas those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves they were despised. 200 साल पहले की बात है, कहीं chiefdoms भी थे तमिलकम में. Bards and the poets who sang their praises were quoted by the chiefs who paid for their services. So there were differences between the rich and poor. Those who controlled the resources were expected to share them, as evidenced by the poems included in the Tamil Sangam anthologies. Their poems often shed light on the social and economic relationships. So ये जो division of property था, sharing of wealth था, ये हमें तमिल किंगडम में, जैसे तमिलकम बोला जाता है, उसमें हमें देखने को मिलती है कि हाउ शेयरिंग ऑफ वेल्थ वाज डन. और जिसके पास वेल्थ थी, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ थी, ही और शी वाज सपोज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देम सो दैट सबके पास इक्वली कुछ ना कुछ आ जाए. और ये जो एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? पोएट्स ने जो पोम्स लिखी थी, जो प्रेजेस लिखे थे, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये जो हैव और हैव नॉट के बीच में डिफरेंशिएशन था वो कैसा था. फिर
सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो सोशल डिफरेंसेस वर देयर इन द सोसाइटी, एक्सप्लेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल क्वेश्चन, क्या होता था? men who were generous in ancient Tamilkam were reversed, where those who were misery or simply accumulated, they were despised. So additionally Buddhists came up with a new way of looking at the social injustice. तो बुद्धाज ने तो वैसे भी जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे और जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने वेदास की अथॉरिटी को बहुत भारी मात्रा में रिजेक्ट कर दिया था, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया था। सो सोशल जस्टिस को और इंस्टीट्यूशन को इन्होंने नए नजरिए से देखा। सूत पिताका जो एक बुद्धिस्ट बुक है, उसमें बताया गया है कि पीपल यूज टू लिव इन एडेलिक स्टेट ऑफ द पीस, कंज्यूमिंग ओनली व्हाट दे नीड फॉर ईच मील, एंड ये कहाँ मिलेगा? नेचर में मिलेगा। तो कुछ नया पाने की इनमें कोई चाह नहीं थी, नीड नहीं थी, जो उनकी जरूरत थी ये वही खाते थे और नेचर से ही मिलते। So this state deteriorated over the time as people became more greedy. लेकिन जितना मिले उतना कम है, ये आइडियोलॉजी सदियों से चलती आ रही है। सो लोग लालची हो गए और नेचर को एक डिसीव तरीके से देखा गया, एंड नेचर को वो अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंगली नहीं बल्कि उससे ज्यादा मात्रा में यूज करने लगे, जिसकी वजह से जो बैलेंस है नेचर का खराब हो गया। As a result, a leader who can be wrathful when the time right is chosen. So this suggests that the institution of the kingship was founded on the free will, with taxes serving as a means of compensating the kings for the services. So जो kings अपनी services provide कर रहा है, उसको वो वैसे कैसे वसूलेगा? Through the taxes on the services जो king हमें दे रहा है। So the recognition of human agency in the creation and institution building of economic and social relation, ये भी रिवील करती है ऐसी डेवलपमेंट से। ठीक है, अगर हम बात करें हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ महाभारता, तो अब पूरा सिनेरियो महाभारत पे आ जाता है कि महाभारत की बात करें, पहली बार लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई? संस्कृत हुई, लेकिन पाली भी और प्राकृतिक लैंग्वेज भी हमने महाभारत को कंपाइल करने में यूज करी, लेकिन मेजरली जितने भी श्लोक्स थे, जितने भी दोहे हैं, वो हम संस्कृत लैंग्वेज में ही देखने को मिलते हैं। संस्कृत इज यूज्ड इन महाभारत वाज फार सिंपलर देन दैट ऑफ वेदास और द इंस्क्रिप्शन। महाभारत में यूज करने वाली संस्कृत काफी सिंपल थी, लेकिन एज कंपेयर टू व्हाट जो वेदास और इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिली है, जो वेदास में हमें देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ संस्कृत आ जाता है। हिस्टोरियंस क्लासिफाई द कंटेंट अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक नैरेटिव एंड डिडक्टिव। सो द सेक्शन कंटेन्स द स्टोरीज वर डेजिग्नेटेड एज नरेटिव। नरेशन का मतलब ही होता है कि आप कोई स्टोरी किसी को सुना रहे हो, एंड सेक्शंस दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट द सोशल नॉर्म्स वर कंसिडर्ड एज didactic. So the didactic section includes some stories and the narrative often contains the social messages. तो यहाँ पे हमें stories देखने को मिलती हैं and narration में हमें social messages देखने को मिलते हैं जो produce हो रहे हैं। तो ओरिजिनल स्टोरी की बात करें, it was composed by chariot bards known as Sutas, who generally accompanied, किसको लेके जाते थे? वो क्षत्रिय वॉरियर्स को लेके जाते थे। कहाँ पे? लड़ाई, जंग लड़ने के लिए। एंड उन्होंने पोम्स कंपोज करी, सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्रीज। तो जो क्षत्रिय वॉरियर्स थे, अगर वो कोई वॉर जीत कर आ रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट कौन करेगा? ऐसे लोग करेंगे। और ये ओरली ट्रांसमिट हुई, ओरली सर्कुलेट हुई। फिर 5th सेंचुरी के बाद ब्राह्मण्स took over the story and began to commit it to the writing, लिखना शुरू करा था। And this time when the chiefdoms such as those of the Kurus and Panchals around whom the story revolves, so these were gradually becoming those kingdoms. Another phase in the composition of the text between 200 BCE and 200 CE के बीच में, इस टाइम स्पेन के बीच में भी काफी ज्यादा टेक्स्ट इंक्लूड हुए थे। And this was the period when the worship of Vishnu was growing in the importance. So वैश्वनिज्म कहीं ना कहीं यहाँ पे राइज होना शुरू हुआ था, कृष्ण वर्शिप शुरू हुई थी, एंड ये आइडेंटिटी बनाई उन्होंने कृष्ण और विष्णु को साथ में लेके, कि विष्णु जी के अवतार का रूप कृष्ण जी ने लिया है। अब द्रौपदी की शादी की बात करें, ये थी पॉलीएंड्री का एग्जाम्पल, जब एक वुमेन के कितने हस्बैंड से सेवरल हस्बैंड्स हो सकते हैं। और रूरल एलीट
among the rural elite at some point of time in the Indian subcontinent. But ये इसको फेवर नहीं किया था amongst the Brahmana who reworked and redeveloped the text for the centuries. Polyandry कभी फेवर में थी ही नहीं और ये आज भी फेवर में बिल्कुल नहीं है. So the practice of polyandry seems unusual and even undesirable from the Brahmanical point of view. But ये prevalent था in the Himalayan region at that time. Many other historians also suggest that there have been a shortage of women during the times of the warfare. जिसकी वजह से एक ही women के कितने several husbands हैं. क्यों? क्योंकि women की बहुत ज्यादा कमी थी तो इसलिए the women used to marry multiple men at that time. And some sources suggest that it was not only or even the most prevalent form of the marriage. ऐसा नहीं था कि सिर्फ polyandry ही practice होती थी, other forms of marriages भी practice होती थी. So the growth of Mahabharata did not stop with the Sanskrit version over the centuries. The versions of these epic were written in the variety of languages through an ongoing process of dialogue between the people, communities and those who wrote the text. काफी स्टोरीज भी सर्कुलेट हुई, काफी स्टोरीज बनी और इसी वजह से इस महाभारत टेक्स्ट को एपिक का नाम दिया गया था. So the central story of the epic was often retold in different ways and the episodes were depicted in sculpture and painting. Sculpture और painting के थ्रू हमें महाभारत की स्टोरीज के बारे में भी पता चलता है. They also provided themes for a wide range of performing arts. Plays हुए हैं, डांस हुए हैं, other kind of narrations भी हमें महाभारत को के बारे में देखने को मिलते हैं. उनकी स्टोरीज पता चलती है, उनके प्लेस पता चलते हैं, पोम्स पता चलती हैं. इसलिए महाभारत क्या है, एक डायनामिक टेक्स्ट है. काफी ज्यादा वेरियस फॉर्म्स में ये प्रेजेंट किया जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगशिप, कास्ट एंड क्लास. पूरे 2 लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर रिवाइज कर दिया है. और अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डोंट वरी गाइस, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें आपको हमारी दोनों प्लेलिस्ट, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, दोनों प्लेलिस्ट का एक्सेस मिल जाएगा. आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखें सो दैट यू कैन गेट इन टच विद द लेटेस्ट वीडियोस एज वेल. और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी को नहीं ज्वाइन करा है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग CUET, रिगार्डिंग बोर्ड्स आपको अपडेटेड रहे. एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आप अपनी CUET प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं इन जस्ट 4,999 रुपीज. इन जस्ट 4,999 आप अपने सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज, इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट होलिस्टिकली कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं सो दैट इट विल बूस्ट योर परफॉर्मेंस एज वेल. और जनरल टेस्ट के लिए इट इज जस्ट 2,999 रुपीज. सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, अभी के अभी ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे जाइए सो दैट यू कैन परचेज आवर कोर्सेज एंड डू योर रिविजन as well. So I'll see you in the next class with new chapter, new day, new lecture. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.